तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का एग्जाम चल रहा है। आज 12 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट ए के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। जो 30 नंबर का पार्ट ए सबके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या पूछा है, हिंदी में क्या पूछा है, बाल विकास के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इसके बाद में आज जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएँगे। साथ ही साथ में आज साइंस का एग्ज़ाम था, तो साइंस के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे कि आज कितने-कितने नंबर वाले स्टूडेंट हमको देखने को मिले हैं, तो कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास में आ सके और ये प्रश्न आगे के एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं पार्ट ए में आज क्या-क्या पूछा गया है। तो पार्ट ए जो है वो सेम टू सेम रहा है। हिंदी आपकी 10 नंबर की पूछी गई है, जिसमें 4 प्रश्न गद्यांश के थे, 4 प्रश्न आपके पद्यांश के थे। गद्यांश के में जो प्रश्न थे वो काफ़ी सरल थे और मतलब आप थोड़ा-सा पढ़ कर के आप आसानी से उसका आंसर दे सकते थे। पद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें एक प्रश्न शीर्षक का पूछा गया था और ये किसकी कविता है ये पूछा गया था। यानी कि डेली ये प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना? इसके अलावा एक प्रश्न संधि का पूछा था और एक प्रश्न समास का पूछा गया था। यानी कि कुल मिलाकर के 10 नंबर की आपकी हिंदी आई थी और डुएबल हिंदी थी, यानी कि आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जितना भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आएँगे, ठीक है? चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 पीक्यूआरएस आज पूछे गए हैं और पीक्यूआरएस हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, पीक्यूआरएस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पीक्यूआरएस को जो है व्यापक ने पकड़ लिया है एक तरह से। तो पीक्यूआरएस के ऊपर ट्रिक वाली वीडियो हमने बना दी है। सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक भी दे दी है। उसको आप देख कर के जाएँगे तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएँगे, ठीक है? और ट्रेंडिंग में है, पटवारी के समय ही बना दी थी। उस समय से लगभग उसमें 40-50 हज़ार व्यूज़ भी आ चुके हैं। चलिए, बात करते हैं मैथ की। तो आज मैथ के 3 प्रश्न पूछे गए थे और वो 3 प्रश्न विभाज्यता के नियम से संबंधित थे। यानी कि 9 से डिवाइड करने का नियम था, 3 से डिवाइड करने का नियम था। तो विभाज्यता के नियम अगर आपको पता है तो आप इन 3 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो विभाज्यता पर आज जो है मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं बाल विकास की, तो कुल 8 प्रश्न जो है वो बाल विकास में पूछे गए थे। इसमें से एक प्रश्न मैस्लो के सिद्धांत का आया था, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रश्न आया था, व्यक्ति की कैचिंग पावर क्या होती है उससे संबंधित एक प्रश्न आया था और करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, ये प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके बुद्धि से देखने को मिले हैं, ठीक है ना? मानसिक स्मृति से जो है 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एक आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि साइंस कैसा विज्ञान है? प्रैक्टिकल वाला विज्ञान है या फिर थ्योरेटिकल विज्ञान है? ऐसे जो है एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अगर हम बच्चों को साइंस पढ़ाएँगे, तो कैसे उनको हम सारी जानकारी देंगे? बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके मतलब लॉजिकल माइंड बेस्ड थे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा बहुत सोच करके अपना दिमाग लगा करके आप उसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये बात आपकी होगी पार्ट 1 की। पार्ट 1 में रीजनिंग नहीं पूछी जा रही है, याद रखना मैथ्स पूछा जा रहा है, 3 से 4 नंबर का मैथ्स पूछा जा रहा है, लेकिन काफ़ी सिंपल लेवल का मैथ पूछ रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं पार्ट बी साइंस की। सभी एग्ज़ाम जो भी आगे आने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रश्न जो है पटवारी के रिपीट हुए हैं। कल ही हमने एक वीडियो डाली थी, वहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न देखने को यहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस की और वीडियो लेकर के आएँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो गुट निरपेक्षता से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो गुट निरपेक्षता के ऊपर एक हम वीडियो पर्टिकुलर बना देंगे। एमसीक्यू के अलावा पूरा थ्योरेटिकल भी समझा देंगे, ठीक है ना? चलिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो आपको पता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल का उपयोग करके मापा जाता है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है, ठीक है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है, इसका मात्रक डीबी होता है। ये मात्रक आपको याद रखना है, मात्रक आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? प्रकाश वर्ष कई बार पूछा गया, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रकाश वर्ष कहीं प्रकाश की मतलब चाल तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई होती है। यानी कि दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। वर्ष देख कर के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि समय की इकाई है, लेकिन याद रखना प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। ये प्रश्न आगे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न एमपीजीके का पूछा था, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पटवारी के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं और ये वाले प्रश्न आपके आगे के एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है ना? याद रखना। तो उज्जैन में है आपका मध्य प्रदेश संस्कृत जो विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है।
स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? आइए देख लेते हैं। तो 17 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी और वर्तमान इसके कुलपति कौन है? तो याद रखना पंकज लक्ष्मण जानी, ये वर्तमान में इसके कुलपति हैं। ये आगे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है अगर एग्ज़ाम को कठिन बनाएँगे तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो या हिंदी हो, सबके लिए बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी नया टॉपिक जुड़ेगा उस टॉपिक के बारे में भी डिटेल में हम आपको जानकारी देते रहेंगे और शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी आएगी, अपडेट भी आएगी तो उसको भी हम सबसे पहले आपको बताएँगे। आधुनिक आवाज़ सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीव को आधुनिक आवाज़ सारणी का जनक कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक आवाज़ सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीव हैं। 1869 में अपनी आवाज़ सारणी प्रकाशित की थी इन्होंने, ठीक है ना? दिमित्री मेंडलीव ने आधुनिक आवाज़ सारणी की नींव रखी थी, तो मेंडलीव जो है उन्हें आधुनिक आवाज़ सारणी का पिता भी कहा जाता है। प्रबल अम्ल कौन-सा है? तो अम्ल क्षार से आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं। लास्ट में हम आपको वो टॉपिक भी बता देंगे जहाँ से एक लार्ज अमाउंट में प्रश्न आए हैं, तो वो टॉपिक भी कवर करके आप जा सकते हैं। तो आज जो है प्रबल अम्ल कौन-सा है पूछा गया था, ऑप्शन में था एचसीएल जो है वो ऑप्शन दिया हुआ था, बाकी सारे क्षार दिए हुए थे, तो एचसीएल जो है वो प्रबल अम्ल होता है। अब कौन-कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और क्या होते हैं प्रबल अम्ल, आइए बता देते हैं आपको। तो देखिए, यदि H धनायन की सांद्रता अधिक है, तो इसे प्रबल अम्ल माना जाता है। यानी कि अगर H पॉजिटिव की सांद्रता वहाँ पर अधिक देखने को मिलती है, तो वो सारे के सारे जो है वो प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जिसे हम H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके जो है प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में क्या अंतर है? कल ही ये प्रश्न हमने अपनी वीडियो में जो है सुबह कवर किया था, जो हमने वीडियो कराई थी। आज ये प्रश्न पूछ लिया गया है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में क्या अंतर होता है? तो देख लीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन तो पता चल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ऐसे आपको पूरा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ऐसे मतलब ये पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ऐसे मतलब कथन बना करके आपसे पूछा गया था, ठीक है? तो चलिए दोनों आपको बता देते हैं कि अंतर आखिर क्या होता है। सर्पी घर्षण की बात करें, जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है, तो सतहों के बीच में लगने वाला जो घर्षण होता है, वो सर्पी घर्षण कहलाता है। जब 2 सतह आपस में फिसलती हैं, तो ये जो घर्षण लग रहा है, वो आपका सर्पी घर्षण कहलाता है। लोटेनी घर्षण क्या है भाई? तो जब एक निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है, यानी कि जैसे ये बॉल है, ये बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, तो ये आपका लोटेनी घर्षण होगा, ठीक है ना? तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहा जाता है। अब इसी साथ ही साथ में स्थैतिक घर्षण भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आपसे स्थैतिक घर्षण भी पूछा जाए। तो जब वस्तु को सतह पर स्थिर रखा जाता है, तो जो घर्षण बल कार्य करता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तीनों घर्षण हमने आपको करा दिए। भाई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो फिर वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, है ना? बहुत कम लोग लाइक करते हैं और बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, देख करके लोग चले जाते हैं नेगलेक्ट करके। ऐसा मत किया कीजिए भाई, है ना? बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फर्जी कुछ भी प्रश्न आपको करा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को देख करके उनको लाइक कर देते हैं, ठीक है ना? आपका एग्ज़ाम 11:30 पे खत्म होता है, उनकी वीडियो 11:15 पे आ जाती है कि भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक किताब उठा लेते हैं, उस किताब के पूरे प्रश्न छाप देते हैं, आज ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लोग उसको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, ठीक है ना? अलग ही उनका पेपर चल रहा है। लेकिन मैं जो ऑथेंटिक प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हर जगह से कलेक्ट करके ला रहा हूँ, इसको आप लाइक नहीं करते हैं भाई, क्या मतलब है यार? लाइक कर दीजिए, है ना? तीनों घर्षण के बारे में आपको बता दिया, कोई भी आगे आपसे पूछा जा सकता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर से मिलकर के बना होता है, तो 1 इंच जो है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। और आपको ये भी याद रखना है, मापक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेसी क्या होता है, डेका क्या होता है? यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको थोड़ा-सा देख कर के जाना है। इनमें से कौन-सा पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? ये प्रश्न 2 बार अलग-अलग टाइप से पूछा गया है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है। लास्ट वाला प्रश्न हम लास्ट में आपको बताएँगे कि लास्ट में कैसे पूछा है। ऑप्शन दिया होता है, तो कपूर और जो नेफ्थलीन होता है, ये सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, अब इसको कहते क्या है, तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना? कपूर और नेफ्थलीन जो है, वो दोनों ठोस से गैस में बदलने वाले उदाहरण हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन-सा है? कपूर और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जानते हैं, वो सफ़ेद-सफ़ेद गोलियाँ होती हैं, इसे बॉक्स में रखते बक्से में रख देते हैं। इससे जो है चूहा वगैरह नहीं घूमता है, और मतलब झींगुर-विंगुर को मारने की जो दवाई होती है, वो नेफ्थलीन की गोलियाँ जो है आपकी व्हाइट कलर की होती हैं, उसे नेफ्थलीन कहते हैं। वो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है, द्रव में नहीं बदलती है। कपूर को भी अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद कपूर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे। विद्युत के सुचालक कुचालक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो लोहा ऑप्शन था। लोहा जो है एक धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन-कौन सी और धातुएँ हैं? तो देखिए, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता, सोना, चांदी, ये सभी जो है विद्युत की सुचालक होती हैं। सबसे ज़्यादा सुचालक कौन-सी धातु होती है? तो चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। लेकिन चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है विद्युत के लिए, क्योंकि आप विद्युत के कहीं तार आपने चांदी के डाल दिए भाई, तो कोई भी काट के लेके चला जाएगा, ठीक है ना? तो तार के रूप में जो है कॉपर का यूज़ किया जाता है, और आपका लोहे के तार का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें कि सुचालक कौन है, तो वो आपकी चांदी होती है।
ग्रेफ़ाइट की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आगे पूछा जाएगा। ग्रेफ़ाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफ़ाइट जो है ना वो एक एक ऐसी अधातु है, ये अधातु है, ठीक है ना? ग्रेफ़ाइट एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज़ में किसको मापा जाता है? तो आपको पता है आवृत्ति को हम हर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है ना? तो हर्ट्ज़ में किसको मापते हैं? तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज़ में मापा जाता है। तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज़ या जिसे साइकिल्स प्रति सेकंड कहते हैं। याद रखना, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि साइकिल प्रति सेकंड में किसको मापते हैं, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो हर्ट्ज़ को ही साइकिल प्रति सेकंड कहते हैं, ठीक है? एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं और इसको हम आवृत्ति आवृत्ति को जो है हम हर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये अब यहाँ पर एक प्रश्न आज पूछा गया था, एक मतलब कि सवाल टाइप का कह सकते हैं, ठीक है ना? एक कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट में चलता है, बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट में तय करता है, तो कुल उसने कितनी दूरी तय की है? यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार की बैटरी में कौन-सा अम्ल जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पता है कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड डला होता है, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं देखिए, तो साधारण बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में जाना जाने वाला जो अम्ल है, वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का मिश्रण लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना? तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो बैटरी होती है कार की बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग और कहाँ-कहाँ पर होता है, ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। तो उर्वरक उद्योग में, रसायन में, पेंट में, विस्फोटक में, डिटर्जेंट बनाने में भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई थी NaOH प्लस HCl, उसके बाद में ये ब्लैंक दिया हुआ था, फिर H2O को जो है उन्होंने बाहर निकाला था, ठीक है ना? यही पूछा था इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो आप अभिक्रिया कराकर देख सकते हैं। Na जो है वो Cl से क्रिया कर लेगा, NaCl आपका बन जाएगा जो साधारण नमक होता है और जो H2O है वो आपका बाहर निकल जाएगा पानी के रूप में। तो NaCl का निर्माण ऐसे होता है और ये अभिक्रिया पूरी करने के लिए पूछा गया था। NaCl जो है वो साधारण नमक को जो हम NaCl कहते हैं, ठीक है ना? और भी आपके माइंड में कोई प्रश्न आ रहे हैं जो आपको याद आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि वो सारे प्रश्न हमारे पास में आ जाएँ, तो हम जो टेस्ट सीरीज़ चलाएँगे या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम आने वाला होगा तो वहाँ पर जो है यूज़ में आ जाएँगे वो सारे प्रश्न, ठीक है? इनमें से कौन-सी जो है एक तरह की नोबल गैस है, तो नोबल गैस जानते हैं 18वें वर्ग की जो भी गैसें होती हैं सारी नोबल गैस होती हैं। ऑप्शन में रेडॉन दिया हुआ था या फिर 18 वर्ग का कोई भी तत्व दिया होगा, वो सब नोबल गैस होती है। चलिए बता देते हैं नोबल गैसें कौन-कौन सी होती हैं, तो आवर्त सारणी के समूह 18 जिसे जो है रोमन में ऐसे लिखा जाता है याद रखना, में शामिल 7 रासायनिक तत्व हैं, 7 तत्व शामिल हैं, कौन-कौन से हैं? हीलियम जिसे He कहते हैं, नियॉन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, ज़ीनॉन Xc और रेडॉन Rn और ऑर्गेन्सन, इन सबको जो है हम एक तरह से नोबल गैस कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? जो आदर्श नोबल गैसें होती हैं, वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि नोबल गैसें होती हैं, 4 ऑप्शन दे देगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। तो याद रखना नोबल गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, ये सारी नोबल गैसें हैं। इनका प्रतीक भी आपको याद रखना क्योंकि प्रतीक भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जा रहा है। अभी आगे आपको दिखाएँगे कि किसका प्रतीक परमाणु भार वगैरह पूछा है, ठीक है? चलिए, हीरा और ग्रेफ़ाइट का घनत्व कितना होता है? ये अभी आपको जो है कथन बना करके पूछ लिया था, हीरा और ग्रेफ़ाइट का घनत्व कितना होता है? तो याद रखना क्रमशः हीरा का जो घनत्व होता है वो 3.5 होता है और जो ग्रेफ़ाइट होता है उसका जो घनत्व होता है वो 2.3 होता है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो घनत्व की बात करें तो हीरे का घनत्व अधिक होता है, सामान्य तापमान पर इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, ठीक है? जबकि ग्रेफ़ाइट का घनत्व मध्यम होता है, जो कि 2.3 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। तो दोनों का घनत्व आपको याद रखना है, हीरे का और आपका ग्रेफ़ाइट का। और काँच का अपवर्तनांक वगैरह आपको पढ़ कर के जाना। आज अपवर्तनांक से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछने को मिले हैं। हालाँकि एग्ज़ैक्ट प्रश्न हमको नहीं मिल पाए हैं। जो एग्ज़ैक्ट प्रश्न मिले हैं, उन्हीं को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 56वें नंबर पर आवर्त सारणी में कौन-सा तत्व आता है, ये पूछा गया है। तो बेरियम जो है वो 56वें नंबर का तत्व है, ठीक है ना? बेरियम का क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक इसका 56 होता है बेरियम का, ठीक है ना? बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। बेरियम एस समूह का तत्व है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करेंगे? फ़ॉर्मूला आपसे पूछा था तो याद रखना C बराबर 5/9 F-32, इससे जो है आप फ़ारेनहाइट से जो है सेल्सियस में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना? इस फ़ॉर्मूले को याद रखना क्योंकि यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकता है। आइए दिखा देते हैं आपको देखिए, आप C=5/9 F-32 सूत्र का उपयोग करके भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित कर सकते हैं और 9/5 C=5-32 का उपयोग करके आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है तो इस सूत्र का यूज़ करेंगे और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना है तो इस सूत्र का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं।
क्योंकि आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। एमकेएस पद्धति का जनक कौन है? कल ही यह प्रश्न हमने कराया था। कल वाले वीडियो से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर मिल गए हैं। तो याद रखना ये प्रश्न जो है पटवारी में पूछा गया था। कल जो वीडियो हमने कराया था पटवारी में साइंस के कौन-कौन से प्रश्न पूछे हैं, वही प्रश्न हमने जो है कल कराए थे लगभग 3-4 पेपर के, वहाँ से ये प्रश्न पूछ आ गया है। तो गियोवानी गेओर्गी को जो है एमकेएस पद्धति का जनक माना जाता है, ठीक है? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, इसको कहते क्या है? याद रखना एमकेएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति इसको कहते हैं। भौतिक इकाइयों की वह प्रणाली है जिसमें किसी मापन को मीटर, मीटर के बाद किलोग्राम और सेकंड या मूल मात्रकों के रूप में उपयोग करते हुए अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है? गियोवानी गेओर्गी ने एसोसिएशन के जो ये एसोसिएशन का नाम है, के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इस प्रणाली को विद्युत चुम्बकत्व से 1/4 इकाई मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और बाद में इनकी मांग को मान लिया गया और एमकेएस प्रणाली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बन गई, ठीक है? बस आपको ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना है कि गियोवानी गेओर्गी जो है इस वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना? मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके कितने नंबर आए हैं जिससे कि हमें एक अंदाज़ा पड़ जाएगा, कट ऑफ का भी अंदाज़ा पड़ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, राइबोजियम जीवाणु कहाँ पर पाया जाता है? पटवारी का रिपीटेड प्रश्न है। सही आंसर है दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। अब राइबोजियम से संबंधित ये प्रश्न था, एग्ज़ैक्ट यही प्रश्न था या कौन-सा था, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन राइबोजियम से एक प्रश्न था, तो राइबोजियम के बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो राइबोजियम जो है ना, वो भूमि का जीवाणु, एक बैक्टीरिया है जो भूमि में पाया जाता है, ठीक है? ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, ठीक है ना? याद रखना, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कौन करता है? तो वो राइबोजियम करता है, हो सकता है यही प्रश्न पूछा हो, ठीक है ना? चलिए, यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक है। एज़ोला नीले वायु शैवाल को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर के वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है। ये राइबोज़ियम के बारे में सारी बात हो गई। तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कौन करता है? तो राइबोज़ियम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीएच पैमाने में अम्ल की स्थिति क्या होती है? यानी कि अम्ल जो है वो पीएच पैमाने में कहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है? तो पीएच पैमाने में अगर अम्ल की बात करें तो 7 से कम जो है वो अम्ल की स्थिति होती है पीएच पैमाने में। पीएच पैमाने में 7 से कम अम्ल होता है। तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि 7 से अधिक पीएच मान वाले पदार्थ प्राकृतिक रूप से क्षार होते हैं। तो समझ गए? अम्ल जो है वो 7 से कम होता है और क्षार जो अम्ल से ज़्यादा हो क्षार जो हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं। एग्ज़ैक्ट अगर 7 पर कोई है तो उसे हम उदासीन कहते हैं, जैसे कि अपना जल। जल अपना एक तरह का उदासीन होता है, ये भी आपको याद रखना है, आगे प्रश्न पूछा जाता है। पीएच का अर्थ क्या होता है? तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वो अम्ल को नीले से लाल कौन कर देता है ना? तो ऐसे याद रखना, तो जो आपका पेपर होता है, जो पेपर जिसमें टेस्ट किया जाता है कि अम्ल है या फिर क्षार है, तो जो अम्ल होता है ना अम्ल, वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। हमने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखना है, तो अनिल नाम याद रखना, अनिल, जानते हैं? तो आ से अम्ल हो गया और ये नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये आपको याद रखना है। तो अनिल अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा कि अम्ल क्या करता है, नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है? ये याद रखिएगा क्योंकि आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन नीले को लाल में बदल देता है, लाल को नीले में कौन बदल देता है? तो अनिल अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ऊर्ध्वपातन क्या है? सीधे प्रश्न पूछा था और ऑप्शन दिया होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना? चलिए कुछ जानकारी आपको ऊर्ध्वपातन पूरा बता देते हैं। ऊर्ध्वपातन जो एक सब्लिमेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ऊर्ध्वपातन जो है ना एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखना, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, यानी कि बीच में देखिए जो नॉर्मल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस से द्रव में बदलेंगे, द्रव से गैस में बदलेंगे। जैसे आपका बर्फ है, बर्फ ठोस से द्रव में बदलेगा, फिर द्रव से जो है उसको गर्म कर देंगे तो गैस में बदल जाएगा। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन वाला होता है उसमें क्या होता है, वो किसी भी मध्यवर्ती द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे जो है गैस में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है, जो आपका कपूर है, जो नेफ्थलीन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? चलिए टॉपिक की बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो अम्ल और क्षार से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पीएच स्केल पैमाने से 3 प्रश्न हैं। धातु अधातु से कुल मिलाकर के लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सब्लिमेशन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव पेडागोजी की बात करते हैं तो लगभग 12 नंबर की ही आपकी सब्जेक्टिव पेडागोजी आई थी, ज़्यादा सब्जेक्टिव पेडागोजी नहीं आई थी, ठीक है ना? चलिए, अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको जॉइन कर लेना है सक्सेस जंक्शन के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं। पीक्यूआरएस वाली वीडियो की भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर जॉइन कर लेना। यहाँ पर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, ठीक है ना? लोग आपका सॉल्यूशन तुरंत दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग इसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी किताबों की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। बहुत सारी किताबों की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एमपीजी की किताब, मैथ्स की, यादव सर की बहुत सारी क्लास नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सर्च करके ज्वाइन कर लेना।
नहीं तो ये आप जॉइन करेंगे ना तो इसी में जो है आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है? चलिए अब भाई इतना आपके लिए कर दिया, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए। लगातार कोई भी जो नई आपकी अपडेट आएगी, वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएँगे और अगर आपका अगली किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो मेरे भाई इस नंबर पर ज़रूर प्रश्न भेज दीजिए। देखिए, अगर आप प्रश्न भेजेंगे तभी हमारे पास में ऑथेंटिक प्रश्न आ पाएँगे, ठीक है ना? फिर बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ये प्रश्न नहीं आया था, ये ऐसा नहीं आया था, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही तो प्रश्न बड़ी मुश्किल से मिलता है, लोगों को नहीं याद रहता है, ठीक है ना? लेकिन आप अगर प्रश्नों को याद करके इस नंबर पर सेंड कर देंगे तो बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी होगी। आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस नंबर पर सेंड कर देना, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्ज़ाम एनालिसिस में सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।